आजकल तो अगर अखबार खोलेंगे तो पहले ही पेज पे आपको घोटाला दिख जाएगा, स्टेशनरी घोटाला बड़ा चर्चा हुआ है और वो आपके कार्यकाल में खुला है स्टेशनरी घोटाला। तो इसके ऊपर क्या सामने आया है, क्या इसके ऊपर कार्रवाई की गई है? और जिस तरह से लोगों में फिलहाल एक संभ्रम है कि महानगर पालिका में नगर सेवक है जो पदाधिकारी है और नगर सेवक साठगांठ करके हुए ये घोटाला करते हैं, ऐसा लोगों में समझ है, तो सच्चाई क्या है? मूल रूप से तो मैं नागरिकों से निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेशनरी का व्यापार प्रशासन करता है, स्टेशनरी की खरीदी प्रशासन करता है। कोई नगर सेवक कोई स्टेशनरी की खरीदी नहीं करता। नगर सेवक का स्वयं का एक लेटर पैड होता है जो प्रशासन छाप करके देता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और वो छपाई भी प्रशासन ही करता है। आपको जो प्रमाण पत्र नगर सेवक देता है उसकी प्रिंटिंग प्रशासन करता है। इसके अलावा स्टेशनरी से नगर सेवकों का कोई लेना देना नहीं। ये सारी खरीदी पूर्ण रूप से 100% प्रशासन द्वारा प्रशासन के लिए खरीदी गई है। और इसमें अगर कहीं गलती हुई है, घोटाला हुआ है, तो ये 100% जिम्मेदारी प्रशासन की है। लेकिन उस पे तो साइन तो स्थायी समिति अध्यक्ष ही करते हैं, उसके बिलिंग पे या फिर जो जब भी टेंडर निकलता है उसके साइन। बिलिंग पर स्थायी समिति अध्यक्ष कभी साइन नहीं करते। बिलिंग पर अकाउंट ऑफिसर की साइन होती है और फाइनल बिल निकलने से पहले महानगर पालिका के आयुक्त की साइन होती है। किसी चीज का अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी प्रदान करने के लिए सभागृह के सामने विषय आता है, स्थायी समिति के सामने। वो केवल रेट कॉन्ट्रैक्ट के रेट को अनुमति प्रदान करता है, लेकिन उसकी भी प्रोसेस यह है कि पहले संबंधित विभाग के अधिकारी, उसके बाद में वित्त अधिकारी, उसके बाद में डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर, उसके बाद में म्युनिसिपल कमिश्नर, ये सारे लोग पूरी प्रोसेस करके जब उससे सहमत हो जाते हैं तो मंजूरी करने के लिए स्थायी समिति के पास फाइल आती है। किसी बिल को स्थायी समिति अध्यक्ष के हस्ताक्षर से कभी आज तक दिया गया नहीं। महानगर पालिका में यह परंपरा है भी नहीं कभी। जी नहीं, मेरा सवाल इससे ही कंटिन्यू है कि जिस तरह से आपने कहा कि सारे अधिकारियों की साइन होती है, उसके बाद वो मंजूरी देते हैं स्थायी समिति अध्यक्ष। घोटाले में ये पता चला है कि 8,000 या 9,000 का कूलर अगर 80,000 में खरीदा जाता है तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते क्या पदाधिकारी, जनपद प्रतिनिधि? ये सारी की सारी खरीदें कोविड के कार्यकाल में की गई है और कोविड के कार्यकाल में इन सारी चीजों में गड़बड़ी हो रही है, इसलिए सारी चीजें सभागृह के पटल पर आना चाहिए। आपने सभागृह में आज जो महापौर है, जब ये नगर सेवक था तो इसका 6 घंटे से ज्यादा लंबा भाषण आपने सुना है। मैं उसका दोबारा उल्लेख करना नहीं चाहूंगा। इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया था कि ये गलतियां हो रही है, सभागृह के पटल पर आना चाहिए। प्रशासन ने सभागृह के पटल पर वो सारी चर्चाएं नहीं रखी। आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, सभागृह की एक वरिष्ठ नगर सेविका आभा पांडे, उन्होंने सभागृह में यह विषय उठाया और फाइल पढ़ने के लिए मांगी। प्रशासन ने फाइल नहीं दी। एज ए महापौर मैंने मेरे कक्ष में वो 230 फाइलें ला करके दी और मैंने कहा आभाताई मेरे कक्ष में बैठ करके आप फाइल पढ़िए। मेरा जो एंटी चेम्बर है उसमें आभाताई 1 सप्ताह बैठ करके फाइल पढ़ी और उनको सारी चीज पढ़ने के लिए मैंने मुहैया करा के दी। अगर कहीं ना कहीं मैं सत्ता पक्ष के दृष्टि से बात करूं तो प्रशासन की फाइलों को विरोधी पक्ष के नगर सेवक को पढ़ने के लिए देना, ये कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति नहीं करता। लेकिन मैं जिस प्रकार का जीवन बचपन से आज तक जिया है, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं, शहर की जनता के दृष्टि से निष्पक्ष काम करना चाहिए, इस मानसिकता का व्यक्ति रहा हूं। इसलिए किसी ने भी अगर कोई संजीदगी से बात की है तो उसके निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए जो प्रशासकीय मदद हो सकती है सारी उपलब्ध करा करके देता हूं। उसके बाद सभागृह में आभाताई ने निर्णय लिया, भाषण दिया। आभाताई के भाषण पर हमने प्रशासन ने निर्णय लिया। प्रशासन ने उस पर इंक्वायरी करने के लिए कहा, लेकिन कमिश्नर को अधिकार है कि इंक्वायरी की फाइल निरस्त करने के लिए उसने राज्य सरकार के पास भेज दी। शायद उसी दिन कमिश्नर ने उस फाइल को निरस्त करने के लिए राज्य सरकार के पास नहीं भेजा होता और हमारे दिए गए आदेश को कार्यान्वित किया गया होता तो ये इस प्रतिबंध को हम लोग रोक सकते थे, इस घोटाले को भी हम लोग रोक सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन के कारण यह सब हुआ है, यह प्रतिपादित होता है। इसलिए प्रशासन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए नई समिति बनी है और समिति में हमने किसी रिटायर्ड जज को ले सके, रिटायर्ड ऑडिटर को ले सके, रिटायर्ड IAS ऑफिसर को ले सके, इस प्रकार की हमने छूट दी है। उस समिति के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी होगा और दंडित आदमी को पूर्ण रूप से दंड मिलेगा, ऐसा विश्वास है। सर थोड़ा पर्सनल सवाल हो सकता है, ये हर महापौर को 2.5 साल का समय मिलता है, आपको 14 ही महीने का समय मिलेगा, तो क्या लगता है ये 14 महीने पर्याप्त है या फिर आपको भी चाहते कि 2.5 साल का अगर आपको कार्यकाल मिलता तो और भी अच्छा काम हो सकता था, जो आपने नहीं किया वो हो सकता था? दुख है कि 14 महीने मिले, पार्टी के निर्णय जो पार्टी ने निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं चूक हो गई।
देखिए, मैं जिस राजनीतिक पक्ष का कार्यकर्ता हूँ, उस राजनीतिक पक्ष में महापौर कोई भी पद पर बैठा हो, दयाशंकर तिवारी को काम करने में किसी भी महापौर ने कभी भी तकलीफ नहीं दी और हमने सब महापौर के कार्यकाल में अच्छा काम किया। लेकिन एज ए महापौर जब आप पद पर बैठते हैं तो आपको अपनी बुद्धि से अपनी योजना लागू करने का सौभाग्य मिलता है। बाकी समय में महापौर ने जो निर्णय लिया उसको सहयोग दे करके उसे काम करवाने का मौका मिलता है। मुझे मौका मिला, 2.5 साल मिलता तो शायद इससे अच्छा काम कर सकता था, लेकिन पार्टी ने मुझे 14 महीने का समय दिया, मैंने 14 महीने में काम किया। और मैं एक बात बताऊं आपको, किसी आदमी ने कितने दिन काम किया इसको कोई मतलब नहीं, किसी आदमी ने कैसा काम किया इसको महत्व है। कम समय में आप अच्छा काम कर सके। मैं तो बताना चाहूंगा, मैं 2021 में महापौर बना, लेकिन मैंने 2020 के आंकड़े को खेला, 2020 के रूप में मैंने पारी खेली और मैं सक्षमता से प्रशासन को साथ में लेकर के, प्रशासन के सहयोग से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करी, जनाभिमुख काम करने की कोशिश करी। नागपुर के शहर की जनता में अच्छे काम करने वाले लोगों को अपने साथ में लेकर के काम करने की कोशिश करी। और यह सारे काम करते समय शहर के एनजीओज ने, शहर के सभी राजनीतिक पक्ष के नगर सेवकों ने, मैं अकेला महापौर हूँ जिसने राजनीतिक मतभेद नहीं किया। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नगर सेवक से पूछे महापौर निधि मिले, वो हमेशा दिलाएगा। पहला मौका है ऐसा। इसलिए कुछ नए पादान स्थापित करने की मैंने कोशिश की जो आने वाले महापौर के लिए दिशा निर्देशक हो। इस दिशा में मैंने काम किए हैं और इसलिए आप देखेंगे वर्ष भर में राजनीतिक तौर पर राजनीतिक पार्टियों के मोर्चे मेरे विरोध में नहीं निकले। कारण जब आपकी बात सुनी जाती है तो आप मोर्चे नहीं निकालते। जिस दिन आपकी बात नहीं सुनी जाएगी ना, उस दिन मोर्चे निकलेंगे, राजनीतिक आंदोलन लगेंगे, राजनीतिक नारे लगेंगे। ये सारी चीज मेरे कार्यकाल में केवल इसलिए नहीं हो सकी कि मैं शहर के महापौर के रूप में काम किया, मैंने एक पार्टी के महापौर के रूप में काम नहीं किया। और हाँ, मेरी पार्टी ने मुझे महापौर बनाई है इसलिए एक पार्टी का महापौर हूँ, लेकिन पद पर पार्टी ने बैठा लिया इसलिए पार्टी का हूँ। लेकिन पद पर बैठने के बाद इस शहर के महापौर की हैसियत से मैंने काम किया है और कोशिश की है कि महापौर बनने के बाद महानगर पालिका का हमारा घोष वाक्य है, पौर जनहिताय। इसलिए समाज का जो अंतिम तबका है, अंतिम तबका, उस अंतिम तबके को न्याय दिलाने के लिए बहुतांश योजनाएं बनी है। आप देखेंगे मेरे कार्यकाल में सब योजनाएं गरीब 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 वर्ग में 10 रुपए में औसत मिलनी चाहिए, गरीब का बच्चा पीएमटी करना चाहिए, JEE करना चाहिए, NDA करना चाहिए, गरीब के बच्चे को निःशुल्क पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, कम कीमत पर लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये सारी योजनाएं मैंने अपने कार्यकाल में बनाई। अब मैंने बनाए इसका मतलब अकेले नहीं बनाए, सबको सभागृह ने अनुमति दी, इसलिए पूरे शहर के नगर सेवकों के सहयोग से मैं इसको कार्यान्वित कर सका। इस सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास नगर सेवकों में कराने का सौभाग्य मुझे मिला और सचमुच में लड़ाई सत्ता पक्ष या विपक्ष की ना होकर के इस शहर की लड़ाई होनी चाहिए। इस प्रकार का वातावरण इस वर्ष भर में मैं बना सका। इसलिए मैंने कितने दिन काम किया ये महत्व का नहीं, मैंने किस प्रकार से काम किया और कौन सा वातावरण उत्पन्न किया ये शहर की जनता ने देखा है, इसलिए उसको मैं विशेष महत्व देना चाहता हूँ। जी, मेरा सवाल शायद ये समय नहीं हो, ठीक है, सवाल पूछने का, लेकिन मैं फिर भी ये गुस्ताखी करूंगा। सर, कुछ महीने में ही महानगर पालिका का चुनाव है और आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। नागपुर महानगर के पहले नगर व्यक्ति हो इसलिए और महापौर इसलिए आपके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा इस चुनाव में। क्या लगता है बीजेपी इस बार फिर महापौर पद पर स्थापित होगी, एक बार फिर सत्ता स्थापित कर सकती? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई सरकार ने पद पर आने के बाद क्या काम किया। आप देखिए, आज मेरा 1 वर्ष पूर्ण हुआ, मैं अपना 1 वर्ष के काम का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहा हूं। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा और जनता को लेखा जोखा रखने के लिए पूरे महाराष्ट्र में दौरा करके बताया मैंने क्या क्या किया है करके। और जो कर सकता है वही जनता के बीच में जा सकता है। सरकार बदली, नई सरकार आ गई, जो मिले हुए पैसे थे वो भी रोक दिए, नया देना तो दूर की बात है। अब जिन्होंने 5 साल में काम किया जनता उसको वोट देगी या जिन्होंने सरकार में आने के बाद होने वाले काम को रोक दिया उसको वोट देगी। केंद्र में नितिन जी के माध्यम से हजारों करोड़ के काम हुए। इस शहर का चेहरा मोहरा नक्शा सब बदल दिया। यानी मैं अगर ये कहूं कि सिटी के चरित्र को बदलने का काम नितिन जी ने किया। एजुकेशन हब नागपुर बन गया। अब एजुकेशन हब बनने के कारण इंडस्ट्रियल हब के रूप में परावर्तित भी होगा। ये सारी सुख सुविधा नागपुर में नितिन जी के नेतृत्व में मिली। देवेंद्र जी ने उसमें अपना पूरा सहयोग 5 साल में दिया। और जब डबल इंजन की ट्रेन चल रही थी
तो विकास की गति बहुत तीव्रता से बढ़ रही थी। नई सरकार आई थी तो स्पर्धा विकास की करती और पैसे बढ़ा करके देती कि लोग उनको भूल जाए और इनको याद रखे, लेकिन इन्होंने तो मिले हुए पैसे भी रद्द कर दिए और नया देना उस पर तो आए तौबा, एक पैसा नहीं दिया। मैं राजनीतिक वक्तव्य पद पर बैठने के बाद आज तक नहीं किया, मैंने रिक्वेस्ट ही की। मुख्यमंत्री महोदय ने तो इस उप राजधानी के महापौर को मिलने को भी समय नहीं दिया, वित्त मंत्री ने समय नहीं दिया, मैंने एक डेपुटेशन दिया था तो बताया मैं मीटिंग रखूंगा दूंगा, अर्बन मिनिस्टर ने नहीं दिया। तो किसी महानगर पालिका के तरफ देखने का नकारात्मक दृष्टिकोण इतना भी हो सकता है, मैंने पहले बार देखा है। नागपुर शहर के पालक मंत्री नितिन जी थे, महापौर कुंदाताई थी, नितिन जी ने पूरा न्याय दिया, पैसे दिए। सरदार अटल बहादुर सिंह महापौर थे, नितिन जी ने न्याय किया, पैसे दिए, कभी नहीं सोचा कि भाजपा का महापौर नहीं है करके। कारण पदाधिकारी जो होता है, पद पर बैठता है, वो पार्टी का नहीं होता, वो जनता का होता है। मैंने आपको बताया कि हम तो नितिन जी इसलिए संस्कार लिए हुए हैं कि राजनीतिक दायरे को बाहर रख करके काम करना। हमने भी पद पर बैठने के बाद वही काम किया, लेकिन वर्तमान सरकार अगर निधि देती तो बहुत अच्छा होता, और उसने निधि नहीं दी, इस बात को हम जनता के बीच रखेंगे। और निधि बन रही थी तो हमने क्या क्या काम किए सारे जनता के पास रखेंगे। काम के आधार पर जनता हमें मतदान देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इस कोरोना की संपूर्ण त्रासदी में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नगर सेवक, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ प्रमुख रास्ते पर उतर करके गरीबों की मदद करते रहा। भोजन की सुविधा की, ऑक्सीजन की सुविधा की, वैक्सीनेशन की सुविधा की, लोगों को घर से ले जाके वैक्सीन सेंटर तक लेकर के गए, एडमिट कराने के लिए लोगों की सुविधा की, सतत 24 घंटे काम किए। इसलिए संकट में जो साथ देता है ना, जनता उसके साथ होती है, और हम जनता के संकट में उसके कदम से कदम मिला करके कदम ताल करते रहे, और संकट में जो साथ दे उसे जनता भूलती नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सत्ता आएगी, 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत करके उसी आंकड़े के साथ आएगी जिस आंकड़े में हमें, इसमें वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आंकड़ा कम नहीं होगा, 108 के ऊपर ही आंकड़ा जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, एक फिर गुस्ताखी करूंगा, आप महापौर हो, 2024 में विधायक के चुनाव हो गए राज्य में, तो क्या दयाशंकर तिवारी जी विधायक के लिए इंटरेस्टेड है, या फिर पार्टी उन्हें विधायक के तौर पर सामने प्रेजेंट करने वाली है? मैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में मुझे विधानसभा का टिकट दिया था। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री अनीस अहमद जी के विरोध में मैंने चुनाव भी लड़ा था, और 7,800 वोट से मैं वो चुनाव हारा भी था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया तो मैं विधानसभा के टिकट के रूप में चुनाव लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो जिसे भी टिकट देंगे उसके प्रचार के रूप में, एक अच्छे प्रचारक के रूप में मैं काम करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, कोई नहीं, मेरा पिता नहीं, मेरी माता नहीं, मेरे जवाई नहीं, कोई मेरे यहाँ राजनीति में नहीं है, और मेरे परिवार में भी मेरे अलावा कोई नहीं है। नहीं तो राजनीतिक वारसा के लिए बेटे रहते हैं, बेटियां रहती है, भाई रहती है। आप कभी किसी, आज प्रेस में भी किसी को आपने देखा नहीं होगा कि मेरे साथ मेरे परिवार का कोई होगा। इसलिए मैं, जिसका कोई राजनीतिक वारसा नहीं है, उसे लगातार 5 बार नगर सेवक, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, सत्ता पक्ष का नेता और महापौर, और एक बार विधानसभा लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जो भी योग्य निर्णय मेरे बारे में लेगी वो सिर माथे पर। पार्टी तो लेगी सर, आपकी इच्छा क्या है? क्या आपको चाहिए कि आप विधायक बन जाए? ऐसा एक इच्छा होती है सारा किसी की कि मैं महापौर बन गया, अब मुझे थोड़ा अपग्रेड होना है तो विधायक बन जाता हूँ, मेरी इच्छा है। ऐसा तो में इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। आदमी जब महत्वाकांक्षी हो जाता है, उसकी पूर्ति ना हो तो उसके मन पर उसका विपरीत परिणाम पड़ता है। हर आदमी की इच्छा होती है कि उसका कहीं ना कहीं प्रमोशन होना चाहिए, उसे उच्चांक मिलना चाहिए। इसलिए पार्टी अगर मुझे ऐसी कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो नैसर्गिक रूप से पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी उसका निर्वहन मैं करूंगा, ऐसा मैं विश्वास। सर, मेरा आखिरी सवाल, जब आपके कैबिन में लोग आते हैं, आपकी परेशानी लेके आते हैं, तो मैंने कई पर्सनली भी देखा है कि आप जिस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं। बाकी महापौर एक समय सीमा होती है महापौर की कि 4 से 5 बजे तक आप लोग महापौर से मिल सकते हैं, लेकिन आपके कैबिन में उस तरह से सुविधा नहीं है। आप जब भी बैठते तो 6:30 बजे तक आप उनके साथ रहते हो, तो ये चेंजेस क्यों? ये चेंजेस कैसे है? इतना लोगों को इतना समय कैसे दे देते हो? देखिए, आपके प्रश्न में आपका उत्तर है। आपने मुझसे पहला प्रश्न किया कि आपको 2.5 साल का कार्यकाल नहीं मिला। अब मुझे 14 महीने में 2.5 साल का मजा लेना है तो मेरे को ज्यादा समय देना पड़ेगा ना।
इसलिए दूसरा व्यक्ति अगर 3 घंटे समय देता था तो मैं 6 घंटे समय दूंगा। मजाक मजाक में एक पत्रकार ने मेरे ऑफिस के एक कर्मचारी से पूछा कि सप्ताह में कितने दिन भैया ऑफिस आते हैं, आप क्या बताएंगे? तो पत्रकार ने कहा कितने दिन आते ये मत पूछो, दिन में कितने घंटे बैठते ये पूछो करके। कई बार तो रात के 8 बज जाते और लोग आते रहते, महापौर जी मिलते रहते हैं। मैं इस मत का हूं कि आपको जनता ने चुन करके दिया है, आप जनता के प्रति उत्तरदायी हो, तो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, इसलिए जनता से बात करना आपका पहला कर्तव्य है। और मैं सहजता से उपलब्ध रहता हूँ, कोई भी व्यक्ति रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 90% काम ऐसे होते हैं जो आपके एक फोन से हो जाए, और किसी के चेहरे पर जब खुशी देखो ना तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। आप कितने भी थके रहे, आपको कितनी भी भूख लगी रहे, लेकिन आपके एक फोन से किसी का काम हो गया, उसके चेहरे की मुस्कान जो है ना, आपकी थकान, आपकी भूख सब मिटा देती है। और मेरी तो स्फूर्ति का कारण जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन से मिलने वाला प्रेम है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ऑफिस से कोई निराश होकर के ना जाए। और हाँ, एक बात और है, जो काम नहीं हो सकता ना उसके लिए मैं घुमाता नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ करके माफी मांग लेता हूँ कि ये मेरे नियत का काम नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं। जो नियम विपरीत काम है उसके लिए भी मैं माफी मांग लेता हूँ, और जो हो सकता है उसके लिए 100% देने की कोशिश करती हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी सारी बातें जो है, जो लेखा जोखा आपके कार्यकाल का था, आपने लोगों तक हमारे माध्यम से पहुंचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी जी, जिन्होंने 1 साल अपने पूरे कार्यकाल का कंप्लीट किया है। उन्होंने सारा लेखा जोखा जो है जनता के सामने रखा है कि उन्होंने अपने 1 साल में क्या किया है। वही उन्होंने ये भी कहा है कि वो समाधानी है अपने कार्यकाल से, लेकिन संतुष्ट नहीं है। शायद संतुष्ट को और थोड़ा समय मिल जाता तो लोगों की सेवा ज्यादा हो जाती, सर को भी ऐसा लगता है कि वो भी संतुष्ट हो जाते, लेकिन पार्टी लाइन के ऊपर जाके कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी ये वक्तव्य के बाद समझ में आता है। यही था सारा अपना लेखा जोखा जो है जनता के सामने रखने के बाद। अब सामने इलेक्शन है, इनके ही कंधे पे दारोमदार होने वाला है। क्या होता है आगे इलेक्शन में, ये सारी जनता आगे देखने वाली है। कैमरा पर्सन दिनेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।